हेलो, प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसलेशन, ये मैंने पढ़ाया था पिछले दिन, और आई टोल्ड यू दैट द प्रोटीन दैट इज फर्स्ट फॉर्म्ड इज अ प्राइमरी प्रोटीन, है ना? दिस इज अ प्राइमरी प्रोटीन, amino group and carboxylic acid group. I told you that if these are the different amino acids of a polypeptide chain, है ना? If these are the different amino acids of a polypeptide chain, then the first amino acid will have an amino group on the left, and that is the N terminal, and the last amino acid having COH on the right, that is the C terminal. So this particular polypeptide chain is a primary protein. This is a primary protein, है ना? And primary protein is normally unstable because of the increased surface area. ये बताया था मैंने, और ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया. Why primary protein is unstable? ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया. अगर ये assertion है, उसका रीजन होगा वही, due to increased surface area. So it is unstable. It is unstable due to increased surface area, है ना? So it is unstable due to increased surface area, है ना? Therefore it undergoes folding to get stabilized. तो इसको stabilize करने के लिए क्या करना पड़ेगा? Fold करना पड़ेगा. तो folding, it undergoes folding in order to get stabilized. और ये जब fold करेगा, then what happens is there are numerous bonds that help in folding. So this will give rise to the secondary protein. तो primary protein on folding will give rise to secondary protein, है ना? और ये सेकेंडरी प्रोटीन जो बनेगा, ये जो सेकेंडरी प्रोटीन बनेगा, दिस इज ऑल्सो नॉर्मली अनस्टेबल. लेकिन अगर वो स्टेबिलाईज करेगा तो दो कंडीशन पे वो स्टेबिलाईज करता है. वन इज अल्फा हेलिक्स, नंबर टू इज बीटा शीट्स. तो ये नॉर्मली अनस्टेबल, दिस इज नॉर्मली अनस्टेबल, नॉर्मली अनस्टेबल, बट गेट स्टेबिलाईज्ड under two conditions. Number one, alpha helix. अगर वो अल्फा हेलिकल फॉर्म दिखाया, या तो बीटा शीट्स, बीटा प्लीटेड शीट्स कहते हैं इसको, ये मैंने पिछले दिन बताया था आपको. अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स, एंड इन बोथ द केसेस वेदर इट इज एन अल्फा हेलिक्स और अ बीटा शीट्स, व्हाट हैपेंस इज अल्फा हेलिक्स जो है ये राइट हैंडेड हेलिक्स होता है ना? दिस इज अ राइट हैंडेड हेलिक्स एंड दिस helical form is due to the presence of hydrogen bonds, है ना? So these are right-handed helices. So whenever we talk of this, these are right-handed helices. और मैंने आपको बताया था, वो सेंटेंस पिछले दिन मैंने आपको लिखाया था, because right-handed helices are sterically more stable. मतलब steric hindrance is least in case of right-handed helices, है ना? Steric hindrance is least. और वो सेंटेंस जो मैंने बताया था, वो सेंटेंस पर एक बार जोड़े पर. And the side chain and the backbone. So these are more stable due to less steric hindrance. Due to less steric hindrance, है ना? Between किसका? Side chain and the backbone. Side chain मतलब R group. Side chain मतलब R group, है ना? तो between the side chain and the backbone, ये जो लाइन है, ये लाइन एकदम assertion reasoning का क्वेश्चन है. दिस इज assertion reasoning, और ये क्वेश्चन नीट लेवल में, एम्स लेवल में भी पूछा नहीं गया, लेकिन अभी ये इंट्रोड्यूस्ड है. ये सेंटेंस, इस सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, assertion reasoning, और 100% करेक्ट आंसर ये अगर करोगे तो एनसीईआरटी का ही लाइन कॉपी कर रहे हो. हालांकि वो बायोटेक्नोलॉजी का एनसीईआरटी किताब है, लेकिन एनसीईआरटी है ना? तो दिस इज मोर स्टेबल, तो इसी को रीजन कंसीडर कर दीजिएगा, है ना? हाँ, एक्सप्लेन मतलब ये जो राइट हैंडेड हेलिसेस हो रहा है, इसमें क्या है कि आर ग्रुप के साथ स्टीयरिक हिंड्रेंस समझते हो, तो प्रेजेंस ऑफ बिगर ग्रुप्स, तो स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होने के वजह से आर ग्रुप के साथ साइड चेन, जो आर ग्रुप के साथ जो मेन स्केलेटन है, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसका एक इंटरेक्शन होता है. और उस क्यों इंटरेक्शन होता है? बिकॉज स्टीयरिक हिंड्रेंस इज लीस्ट, है ना? तो अल्टीमेटली स्टेरिक हिंड्रेंस अगर कम होगा तो आर ग्रुप इंडिपेंडेंटली रहेगा, और जो मेन स्केलेटन होगा वो इंडिपेंडेंटली रहेगा. अगर उसके अंदर कोई इंटरेक्शन हो गया, देन वी से द स्टेरिक हिंड्रेंस इज देयर. समझ में आया? तो दिस इज स्टेबिलाइज्ड ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस. किसके बीच में? आर ग्रुप और साइड चेन, सॉरी साइड चेन एंड द मेन स्केलेटन. मेन स्केलेटन का मतलब है बैकबोन.
मतलब अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ आर ग्रुप का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। ठीक है जी। तो आप ये सेंटेंस को आप इसी तरह से रखिएगा, समझे ना, ये सेंटेंस को इसी तरह से रखिएगा। अगर कॉपी होता है नीट में तो यही सेंटेंस कॉपी होगा और कुछ नहीं हो सकता। गॉट माय पॉइंट? यही सेंटेंस कॉपी पेस्ट होगा। अच्छा, सेकेंड इज, अगर बीटा प्लेटेड शीट है देन ऑल्सो दिस इज फॉर्म ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। देखो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो अल्फा हेलिसेस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको मिलेंगे। एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहां होता है पता है? ये जो साइड चेन है ना, ये साइड चेन है एंड बैकबोन है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन इज इजियर। आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? एक्चुअली द हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द साइड चेन एंड द बैकबोन। ये जो है ना, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है एंड दैट हेल्प्स इन द लूप। ये जो लूप हो रहा है ना राइट हैंडेड, तो ये लूप ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन साइड चेन एंड द दिस वन इज बैकबोन। बैकबोन मतलब अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसके बीच में वो एक्चुअली लूपटा तुम देखते हो, मैंने लूपटा इज अ पिक्चर, तो ऐसे 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 करके बनेगा। तो यही है, ये जो राइट हैंडेड मूवमेंट है, ये राइट हैंडेड मूवमेंट का वजह है बिटवीन दीज देयर इज हाइड्रोजन बॉन्ड। बुझते हो? तो इतना स्टेटमेंट याद रखिएगा, स्टेरिकली मोर स्टेबल ड्यू टू लेस इंटरैक्शन बिटवीन steric hindrance is least between the R group and the backbone, but in lieu of that स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, इसके बदले में हिंड्रेंस नहीं है, इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल बिटवीन दीज टू एंड देयरफॉर राइट साइडेड लूप एंड दैट इज द रीजन फॉर द स्टेबिलिटी। एट द सेम टाइम बीटा प्लेटेड शीट में भी ऐसा होता है। एक्चुअली एस्बेस्टस देखा है? एस्बेस्टस एक दूसरे के ऊपर ऐसे 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 करके रहता है। हैव यू सीन दैट? एस्बेस्टस मतलब एक एस्बेस्टस देखो ऐसे, इसके ऊपर और एक एस्बेस्टस दिख रहा है, समझ में आ गया आपको? अगर हम लोग इस तरह से प्लेस करा तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसके बीच में ऐसा अपीयरेंस होता है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज द अपीयरेंस एक्चुअली एंड दिस इज द शीट, द बीटा प्लेटेड शीट, जिसका फोटोग्राफ एनसीईआरटी में है। बीटा प्लेटेड शीट का, बीटा प्लेटेड शीट का फोटो है ना, वही तो है। हाँ, तो बीटा प्लेटेड शीट का फोटो है 150 में है, देखो आपको मिल जाएगा। तो दैट इज द फोटोग्राफ, है ना। और ये बुक पुराना है, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, बता रहे हैं क्या है। एनीवे, तो ये सेकेंडरी प्रोटीन में होता है, सेकेंडरी प्रोटीन होता है। अब सेकेंडरी प्रोटीन को स्टेबलाइज करने के लिए ये, अच्छा और एक चीज, इसी के रेफरेंस पे आपको पढ़ना पड़ेगा, पेज नंबर 124 खोलिए पुराना किताब में, पेज नंबर 124 खोलिए, तो इसी के हिसाब से, इसी के अनुसार आपको वो पढ़ना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ हाँ, रामचंद्रन प्लॉट, तो इसके बारे में बात करना पड़ेगा। अरिश पढ़ रामचंद्रन प्लॉट पूरा। अच्छा, 2019 नीट का क्वेश्चन है, 2019 नीट का क्वेश्चन। 19 में 2 एग्जाम हुआ था, 6 मई एंड 21 मई, तो दोनों एग्जाम में ही रामचंद्रन प्लॉट पूछा गया था। चलो, तो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये जो हेलिकल फॉर्म है, ऐसा 3 हेलिकल फॉर्म होता है इन द स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन, ऐसा 3 हेलिकल फॉर्म्स होता है इन द स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन। तो रामचंद्रन का काम क्या था? जीएन रामचंद्रन, it's a triple helical structure of collagen। हाँ बोलो, पढ़ो। कॉन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन मतलब स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोटीन्स, समझे ना? बोलो। नोबेल प्राइज मिला था, चलो। दिस वन, लाइनस पॉलिंग के साथ उसका कंट्रीब्यूशन था। चलो,
So alpha helix and beta sheets were given by Linus Pauling. So ये जो alpha helix and beta sheets, alpha helix and beta sheets, इसके बारे में चर्चा किया था कौन? Linus Pauling. याद रखिएगा, है ना? चलो, तो कोलाजन का स्ट्रक्चर was given by Ramachandran, but helical forms they were given by Linus Pauling. Am I clear? चलो, हो गया ना? अब secondary protein can also fold into another form which is called the tertiary protein. So the folding can continue. अगर secondary protein stable ना हुआ, अगर alpha helix या beta sheets form नहीं किया, तब तो वो stable नहीं है. Then it will again get into folding and will give you the structure of a tertiary protein, right? So it will again undergo folding to give you a structure of tertiary protein, Joel Havers, है ना? To give you the structure of tertiary proteins. अब NCERT 150 खोलिए, 150 खोलिए और tertiary protein का structure देखिए. A hollow woolen ball, देखो 150, हाँ उसी में लिखा है, इतना पुराना किताब, ठीक है उसी में लिखा है. पढ़ो पढ़ो ऊपर ऊपर, हाँ हाँ पढ़ो. Folded upon itself like a hollow wooden ball. तल में है woolen ball, तो एक wool जैसा बॉल होता है ना, wool का बॉल, वैसे tertiary protein में woolen ball like folding हो रहा है, folding upon itself. मतलब एक ही ऐसे 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 करके hollow woolen ball जैसा fold कर रहा है. That is the structure of tertiary protein. तो appearance क्या है? Appears like a hollow woolen ball, है ना? The protein folds upon itself. The protein folds upon itself to form a hollow woolen ball like structure. Am I clear? तो खुद ही अपने में फोल्ड कर रहा है ऐसे ऐसे करके. समझ में आ गया? So tertiary protein normally unstable है, लेकिन कौन सा tertiary protein stable होता है my dear? Tertiary protein भी तो स्टेबिलाइज करता है, जैसे अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट, वो सेकेंडरी प्रोटीन में स्टेबिलाइज कर रहा है. अब टर्शियरी प्रोटीन कौन सा स्टेबिलाइज कर रहा है? टर्शियरी प्रोटीन गेट स्टेबिलाइज्ड अगर वो एंजाइम है, अगर वो मायोग्लोबिन है. मायोग्लोबिन मतलब द रेस्पिरेटरी प्रोटीन ऑफ द मसल, जैसे हीमोग्लोबिन फॉर द ब्लड, वेरी मच इन द सेम वे मायोग्लोबिन. मायोग्लोबिन के बाद बारे में चर्चा अपना 308 में है. तो मायोग्लोबिन ऑफ द मसल या तो आपका एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर टर्शियरी प्रोटीन्स. रिमेंबर, ऑल एंजाइम्स आर टर्शियरी प्रोटीन्स. तो इसके एग्जांपल क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? एंजाइम्स, एमबी माने मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन ऑफ द मसल्स. थैंक यू बाबा. मायोग्लोबिन ऑफ द मसल्स, है ना? जो आपने पढ़ा है, रेड मसल फाइबर में ज्यादा मायोग्लोबिन रहेगा, व्हाइट मसल फाइबर में कम मायोग्लोबिन रहेगा. 308 का जो डिस्कशन है एनसीईआरटी का, है ना, वो मायोग्लोबिन ऑफ द मसल्स. समझ में आया? तो दीज आर टर्शियरी प्रोटीन्स. एम आई क्लियर? और टर्शियरी प्रोटीन अगेन कैन अंडरगो फोल्डिंग. बाकी टर्शियरी प्रोटीन तो स्टेबल नहीं है, तो वो फिर से फोल्ड करेगा, एंड दैट विल फर्दर फोल्ड टू गिव द मोस्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन व्हिच इज द क्वाटरनरी फॉर्म. सो ये फिर फोल्ड करेगा to give you the 4th degree form, the quaternary form, which is the most compact form of the protein. Most compact form of protein, my dear students. So most compact form of the protein, है ना, ये बनेगा, that is called the quaternary protein. अब quaternary protein का शेप बताओ, नीचे की तरफ देखो लिखा हुआ है लैंग्वेज में, उसके नीचे वाला पैराग्राफ शायद पढ़ो. हाँ पढ़ो. Some proteins are the assembly of more than one polypeptide or subunit. कोई दिक्कत नहीं. Next. Linear strings of spheres. ये है linear string. एक sphere, hollow woolen ball like. अब उससे एक string, फिर एक sphere, फिर एक sphere, फिर एक sphere, ऐसे बोलो. तो स्फीयर्स को आप अरेंज करो, इधर एक स्फीयर बनाओ, इधर एक स्फीयर बनाओ, इधर एक स्फीयर, इधर एक स्फीयर, इधर एक स्फीयर, ऐसे करके क्यूब जैसा बने, या तो लीनियर फॉर्म में बने, कोई भी बने. पढ़ो फिर से वो लाइन. तो लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फीयर, सपोज एक स्फीयर का ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ऐसे करके एक क्यूबिकल फॉर्म बनाया. समझ में आया? सो दैट इज द अपीयरेंस. जैसे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ऊपर दिया हुआ है, दैट इज अ क्वाटरनरी फॉर्म.
देखो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, दैट इज द क्वाटरनरी फॉर्म, समझे ना। तो इसका अपीयरेंस क्या है, लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फीयर्स अरेंज्ड one upon the other like a cube, है ना, like a cube। तो this is the appearance, और ये एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट लाइन है, इस लाइन को ही एग्जाम में पूछा जाएगा। एंड दिस इज द मोस्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोटीन, क्योंकि क्वाटरनरी जितना ज्यादा फोल्ड होगा उतना कॉम्पैक्टनेस बढ़ेगा। तो देखिए इसका एग्जांपल में क्या आएगा, जैसे इंसुलिन, इसके एग्जांपल्स में क्या आएंगे, इंसुलिन हो गया, जैसे कि आपका ये हो गया हीमोग्लोबिन हो गया, एचबी माने हीमोग्लोबिन, कोलाजन हो गया, these are all quaternary proteins। तो प्रोटीन्स आर मोस्ट स्टेबल इन द क्वाटरनरी फॉर्म। कुछ प्रोटीन को क्वाटरनरी तक जाने की जरूरत नहीं होता, सो दे विल अंडरगो फोल्डिंग एंड विल गेन स्टेबिलिटी इन द टर्शियरी फॉर्म। जो क्वाटरनरी में जाएगा दैट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। तो क्वाटरनरी प्रोटीन इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द प्रोटीन, याद रखिएगा। और इसका एग्जांपल्स जैसे कि मैंने दिखाया, इंसुलिन हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, एटसेट्रा। एंड अब एक क्वेश्चन एग्जाम का है, अब आप लोग हर कोई हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का फोटो देखे हो? एवरीवन हैव यू सीन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व? अगर आप हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का फोटो देखोगे, सपोज दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 274 में जो है, एंड दिस इज परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, है ना, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ये जो है। तो अगर आप लोग ऐसे करके कंसीडर करोगे माय डियर, अगर ये ग्राफ आप कंसीडर करिएगा, है ना, 274 का जो ग्राफ है, उस ग्राफ में क्या देखते हो आप, इट्स अ सिग्मोइड कर्व, ये तो आप देखते ही हो। बट लेट मी टेल यू, इफ यू कंसीडर द मायोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, इफ यू कंसीडर द मायोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, मायोग्लोबिन भी तो प्रोटीन है। मायोग्लोबिन कौन सा प्रोटीन है, मसल प्रोटीन है, ताई तो एदिके देख भालो करे, मायोग्लोबिन इज अ मसल प्रोटीन जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द मसल्स, whereas hemoglobin is a protein of the blood which is present in RBC that will bind to oxygen and will supply oxygen to the tissues. लेकिन myoglobin is the pigment which is carrying oxygen for the muscles, मसल के लिए प्रोटीन है वो। तो myoglobin dissociation curve को अगर आप देखते हो, that is a more steeper curve. This is MBDC, MBDC माने myoglobin dissociation curve, this is HBDC माने hemoglobin dissociation curve। तो एक है हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, एक है मायोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। सवाल ये पैदा होता है बेटा, ये एनसीईआरटी में मॉड्यूल में ये कर्व लिखा हुआ है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस चैप्टर में ये कर्व का पिक्चर दिया हुआ है, लेकिन ये आंसर नहीं है कि व्हाई मायोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज अ मोर स्टीपर कर्व देन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये आंसर दिया नहीं है मॉड्यूल में, ये आंसर हम आपको दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मायोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज मोर स्टीपर का मतलब क्या है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ मायोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन के बदले में अगर मायोग्लोबिन हम लोग कंसीडर करा तो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ मायोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज मच मोर देन दैट ऑफ हीमोग्लोबिन। इसका मतलब तो यही है, ये जो फोटोग्राफ में ये जो शार्प राइज है मायोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है यदि परसेंटेज सैचुरेशन of myoglobin with oxygen is greater than hemoglobin with oxygen, इसका मतलब तो ये है, आंसर इज वाई, क्वेश्चन इज वाई। अगर ये सेंटेंस हम लोग assertion के तहत सोचते हैं, इफ वी टेक दिस एज एन assertion, देन व्हाट कैन बी द रीजन, इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, इसका रीजन ये होगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो मायोग्लोबिन इज लेस कॉम्पैक्ट, hemoglobin is more compact. Why? Because hemoglobin is a quaternary protein. तो जितना ज्यादा फोल्डिंग होगा उतना ज्यादा कॉम्पैक्टनेस आएगा, और कॉम्पैक्टनेस जितना ज्यादा आएगा उतना बाइंडिंग साइट्स कम हो जाएगा, क्योंकि कॉम्पैक्ट हो गया तो बाइंडिंग साइट, एक्सपोज साइट कम हो गया, और अगर एक्सपोज साइट कम हो गया तो ऑक्सीजन कम जगह पे जुड़ेगा। Whereas myoglobin, tertiary protein, compactness is lesser than that of hemoglobin, so exposed sites to bind with oxygen is more, and therefore myoglobin binds faster than hemoglobin. Am I clear? Am I clear? और यही फोटोग्राफ, यही स्ट्रक्चर का, यही फोल्डिंग का डिस्कशन से वो शुरू होगा माय डियर स्टूडेंट्स। Am I clear? जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट सुन रहे हैं ध्यान से सुन लीजिए बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सो मायोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज अ स्टीपर कर्व देन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, बिकॉज percentage saturation of myoglobin with oxygen is more than that of hemoglobin. And again, myoglobin is stable
at quaternary state, whereas hemoglobin is stable at tertiary state, is stable at quaternary state, है ना? So myoglobin is stable at tertiary state, hemoglobin is stabilized at quaternary state. Therefore, the exposed sites of myoglobin to bind with oxygen is more than hemoglobin. Exposed site of myoglobin to bind with oxygen is more than that of hemoglobin, and therefore due to less compactness, myoglobin में compactness कम है, whereas hemoglobin में compactness ज्यादा है. Due to more compactness, the binding sites are less exposed in hemoglobin to oxygen, है ना? Got it? And therefore the binding capacity of myoglobin with oxygen is more than that of hemoglobin. इसीलिए वो स्टीपर कर्व है. Am I clear with everyone? है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. Therefore myoglobin has a steeper curve when binds to oxygen, है ना? हो गया. So ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बेटा, इसको याद रखिएगा. ठीक, इसी में बता दिया मैंने. अच्छा, और एक पॉइंट द केमिकल सब्सटेंस, ये भी आपका सिलेबस में है, दिखा रहे हैं कहां है. द केमिकल सब्सटेंस which helps the proteins to fold, the chemical substance which helps the proteins to fold, ये जो प्रोटीन का फोल्डिंग हो रहा है, इसमें जो केमिकल सब्सटेंस which is responsible is called chaperonin protein. So this is the protein which helps in the protein folding. This chaperonin protein is present in the cytoplasm. ये chaperonin protein is present in the cytoplasm. Am I clear? So chaperonin protein is present in the cytoplasm which helps the protein to fold. Now what happens, my dear? Now what happens? Agar if there is any abnormality, in the synthesis of chaperonin protein, then the protein folding will not occur normally. अगर chaperonin protein is abnormally synthesized, तो folding सही नहीं होगा. Therefore, then the protein will not fold normally. Therefore, we call abnormal protein folding. Therefore, abnormal protein folding. तो अगर abnormal protein folding हो गया, my dear students, then that can lead to two things. Abnormal protein folding आपके सिलेबस में दो चीज है, तो इसका दो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं बेटा. Abnormal folding का दो एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, my dear. Number 1, number 2. Number 1 is, हाँ बोलो, prion proteins. Abnormal protein folding मतलब formation of prion proteins. एक नंबर एक ये है जो आपका पेज नंबर 27 का डिस्कशन है. Number 2, there is another one which is called amyloid protein. इसके बारे में चर्चा इस तरह से नहीं है, लेकिन इसका डिजीज के बारे में एक चर्चा है, एक लाइन है एनसीईआरटी में. एमाइलॉइड प्रोटीन अगर बन गया बॉडी में, तो दिस विल गिव राइज टू अ डिजीज कॉल्ड एल्जाइमर्स. सुना है नाम? एल्जाइमर्स डिजीज. 2018 नीट का क्वेश्चन भी था एल्जाइमर्स, है ना? तो एल्जाइमर्स डिजीज के ऊपर क्वेश्चन था 2018 में. हालांकि एल्जाइमर्स डिजीज जो भूल जाता है ना, तो ब्रेन सेल्स माने एट्रोफी ऑफ द ब्रेन सेल्स होता है, शुकिए जाए ब्रेन सेल्स, है ना? तो वो इन दैट कंडीशन दैट इज कॉल्ड एल्जाइमर्स डिजीज. और एल्जाइमर्स डिजीज होगा तभी जब बॉडी में एमाइलॉइड प्रोटीन बनेगा.
So amyloid protein is an abnormal protein formed by abnormal protein folding. Am I clear? On the other hand, prion is also like that. So prion will lead to prion disease, which is also called Creutzfeldt-Jakob, जो NCERT में लिखा हुआ है, page number 27, volume 1. So prion proteins will lead to prion diseases, which are also called CJD. CJD, जिसका पूरा नाम है Creutzfeldt-Jakob disease. Creutzfeldt-Jakob disease भी कह सकते हो. इसका और एक नाम है मैट काउ डिजीज और BSE, फुल नेम बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी. एन्सेफेलन मतलब ब्रेन और पैथी माने डिजीज. सो ब्रेन का डिजीज है ये, है ना. बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी. तो बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी. Bovine spongiform encephalopathy. Another disease is there which is called Kuru. This happens in man, happens in humans. वो तो ह्यूमन में नहीं होता, लेकिन ये ह्यूमन में होता है. It is called laughing death. Laughing death इसको कहते हैं. So this is called laughing death. ये भी लिख देते हैं. आप लोग थोड़ा ज्यादा हंस दिए. हाशिया धुरचे ना बाबा, है ना. तो कुरु ऑकर्स इन ह्यूमंस और मैट काउ और BSE ऑकर इन काउज और शीप. उसमें होता है ये. कैटल, एनी कैटल. हाँ, तो ये हो गया आपका जो प्रियन डिजीज के बारे में चर्चा है और एनसीईआरटी में ये डिस्कशन बाकायदा है. सो एबनॉर्मल प्रोटीन फोल्डिंग से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हो सकता है. हालांकि अच्छा हाँ, और एक चीज, ये जो अल्जाइमर्स डिजीज का 2018 नीट का क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोइम्यून डिजीज. उसमें अल्जाइमर्स डिजीज वाज द आंसर बिकॉज ऑल द अदर फॉर्म्स वर ऑटोइम्यून. जैसे एग्जांपल क्या क्या था उसमें, पता है? क्यों नहीं है पता? क्वेश्चन पढ़ता नहीं है 2018 नीट का. क्वेश्चन करने से हो जाएगा. हाँ, तू तो महान है. अब अभी वो क्वेश्चन किया जाएगा और आंसर करेगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा. एनीवे, हाँ, उसमें क्या क्या ऑप्शन था? उसमें एक ऑप्शन था र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, नंबर 2 था विटिलिगो, नंबर 3 था अल्जाइमर्स, नंबर 4 था सोरियासिस. सोरियासिस इज ऑटोइम्यून, विटिलिगो इज ऑटोइम्यून, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ऑटोइम्यून. तो अल्जाइमर इज नॉट एन ऑटोइम्यून टिल 2018. 2019 में ये लिटरेचर भी निकला कि अल्जाइमर्स इज नाउ कंसीडर्ड टू बी एन ऑटोइम्यून. हालांकि एलएन का इंटरनल एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग ऑटोइम्यून ही आंसर, नॉन ऑटोइम्यून आंसर करोगे. लेकिन नीट में अगर सवाल आएगा तो उसको ऑटोइम्यून ही कंसीडर करना पड़ेगा. हालांकि इस बार ऑटोइम्यून पूछा गया. मैं 11 ऑटोइम्यून पढ़ाता हूं हालांकि, और उसमें हमेशा मैं SLE पढ़ाता हूं. इस बार SLE आ गया था, है लुपस डिजीज आया था ना इस बार. तो एनीवे, तो ऑटोइम्यून डिजीजेस में अभी अल्जाइमर्स को इंक्लूड किया गया है. बट 2018 में जब सवाल पूछा गया था तब ये लिटरेचर नहीं आया था. ये डिस्कवरी 2019 का है. तो अल्जाइमर्स डिजीज तब का क्वेश्चन में नॉट एन ऑटोइम्यून डिजीज वाज द आंसर, बट प्रेजेंटली इट इज एन ऑटोइम्यून डिजीज. लेकिन इंटरनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो कॉपी पेस्ट होगा पुराना क्वेश्चन, तो उसमें ऑटोइम्यून मार्क कर देना, है ना, नॉन ऑटोइम्यून में. समझ में आया? चलो, तो ये बन गया आपका प्रोटीन फोल्डिंग का. जो भी डिस्कशन था मैंने करवा दिया आपको. ध्यान दीजिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग. ठीक, देख लीजिए. अब प्रोटीन का क्लासिफिकेशन करवा देंगे. क्या चाय पिएगा? ओ चाय, ठीक 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 ठीक. कितना इंपॉर्टेंट चीज याद दिलाया बेटा. और भाग्यलोक की देख रही है. हाँ, भाग्यलोक की ऑब्जर्व कर रही है केवल कि चाय ठंडा हो जाए, पानी जैसा हो जाए, तब याद दिलाएंगे. ये तो उम्मीद थी तो चाय नसीब में मिल गया. समझ में आया? याद रहेगा ना भूल जाएगी? बहुत मारेंगे अगर भूल गया तो. हियर वन थिंग, कहां क्या थिंग? हीमोग्लोबिन इज अ टर्शियरी प्रोटीन. हाँ बोल. हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन होगा वो. एम और एच है वो. क्या लिखा तुमने? वो एम है या एच है? एम बाबा. हाँ वो तो समझ में आया, लेकिन वो दिख रहा है एच भी. उसको कोई कहेगा क्या वो एम है माय डियर? अब तो एम है ना. तो हाँ, फोल्डिंग कम है.
হিমোগ্লোবিন, হিমোগ্লোবিন কোয়াটার্নারি है। কি হলো রে, তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে? হাইপোথ্যালামাস ছোট হয়ে গেছে নাকি? হ্যাঁ, কি হলো ক্যাটারপিলার? খুবই ঠান্ডা। चलो जितना हो सके। चलो डन। कोई दिक्कत, किसी के मन में कोई भी दुविधा? तभी स्टेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। फॉर्म करबे ना সেটা डेफिनेटली। अगर अल्फा हेलिकल फॉर्म बन गया तो टर्शियरी क्यों फॉर्म करेगा, है ना? Collagen wife, collagen will have alpha helix and beta sheets. Alpha helix and beta sheet is not observed in case of collagen. कहां लिखा गया, पढ़ो। कोलाजन के ऊपर काम किया उसने, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अल्फा हेलिक्स एक नहीं है, उसमें तीन है, तीन हेलिकल फॉर्म्स है कोलाजन में। एनसीईआरटी का लाइन जो है ट्रिपल हेलिकल फॉर्म है, सिंगल अल्फा हेलिक्स नहीं है। हेलिक्स दिखाएगा वो, लेकिन ट्रिपल। ठीक, ओके, ठीक है ना बेटा? अच्छा हाँ, ये जो फोटोग्राफ याद है, हाँ। अच्छा इसका किताब उठा ऊपर, तेरे किताब में भी है। ये जो है देखो, ये जो एनसीईआरटी में, ऑनलाइन स्टूडेंट जरा इसको देखिए, ये पुराना एनसीईआरटी का है, ये एलन का मॉड्यूल में भी दिया हुआ है। ये फोटो देखिए, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में बात किया गया। एसिटा কত করেছিস তো? 27, 24 মানুষ বাঁচে, 22 তো মিনিমাম দরকার। ও শীত করছে তোর, তো জ্যাকেট কোথায়? अच्छा एक सेकंड, 10 मिनट के लिए गर्मी लग रहा है। अब ये फोटोग्राफ देखो, इट्स अ पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन के नीचे ये किस तरह से लिखा हुआ है, एक सेकंड जरा देखिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी में एक पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में चर्चा किया गया है ना? सेरीन बॉन्डेड टू सिस्टीन, बॉन्डेड टू टाइरोसिन, बॉन्डेड टू ग्लूटामिक एसिड, ये दिया गया। और देखिए ध्यान से माय डियर स्टूडेंट्स, उसके नीचे एसीआर, सीवाईएस, टीवाईआर है ना, और जीएलयू, ये तो है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नीचे, इच के नीचे एस सी वाई ई, these are the symbols of amino acid. These are the single letter symbols of amino acid, my dear students. और again एनसीईआरटी केमिस्ट्री, उसमें ये चार्ट है, कभी देखा है? उस बुक में, नया बुक में नहीं है, लेकिन मॉड्यूल में है। एनसीईआरटी केमिस्ट्री में ये चार्ट है, एवरी वन ऑफ यू, एंड एट द सेम टाइम बायोटेक्नोलॉजी एनसीईआरटी में ये चार्ट है। So you should remember this chart. কি হলো, দেখেছিস তো কেমিস্ট্রিতে চার্টটা? পড়িস নি কেন? অতটা মনে নেই না, করতে তো হবে। तो this is the symbol, है ना? तो symbols of amino acid ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, केमिस्ट्री में है, एट द सेम टाइम बायोटेक्नोलॉजी एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 में है। मैं आपसे शेयर भी करवा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अभी कर सकता हूँ, लेकिन क्या है वो तो है ही ऑलरेडी एनसीईआरटी में। केमिस्ट्री एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, समझ में आया? भुवनेश्वर ये करना है, इस्लामपुर करना है इसको। तो these are the symbols of the individual amino acids, समझ में आया? আরেকটা জিনিস এখানেই বলে দিই আমি, সেটা হলো ডাইসালফ। अच्छा, what are the bonds that help in protein folding? ये एक बड़ा जबरदस्त डिस्कशन है, जहां पे आपको ये पढ़ना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स। और एक ही फोटोग्राफ है, द मास्टरपीस ऑफ अ फोटोग्राफ दैट इज गिवन, वो फोटोग्राफ भी हम लोगों को करना पड़ेगा। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स दैट हेल्प इन प्रोटीन फोल्डिंग? ठीक है, so different types of bonds help in protein folding. The different bonds which help in protein folding, which are those? Number 1, disulfide bonds. Number 2, hydrogen bond. Number 3, electrovalent bond. Number 4, van der Waals interaction. Van der Waals interaction.
जिसको हम लोग कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस. वी कॉल इट हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन. Am I clear? So van der Waals interaction or hydrophobic interactions. Beta, these are the 4 bonds that help in protein folding. उसमें फिलहाल सब दिखाएंगे किस अमाइनो एसिड क्या बॉन्ड जनरेट करेगा, वो भी आपको सीखना पड़ेगा. कौन सा अमाइनो एसिड क्या बॉन्ड बनाता है. जैसे कि सिस्टीन अगर है तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा. मैंने आपको पढ़ाया था पिछले दिन. डाइमर ऑफ सिस्टीन इज इक्वल टू सिस्टाइन, याद है, जहां पे हाइड्रोजन डाइसल्फाइड लिंकेज बन रहा है. लेकिन वेरी इंपॉर्टेंटली हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बनेगा, यह भी सीखना पड़ेगा आपको. वेरी इंपॉर्टेंटली इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहां बनेगा, वो भी सीखना पड़ेगा. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कहां पे हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन हो रहा है या वैन डर वाल्स इंटरैक्शन हो रहा है, वो भी सीखना पड़ेगा. एम आई क्लियर? जरा देख लीजिए इसको, इसका फोटो ले लीजिए. इसके बाद हम पढ़ा रहे हैं 2 चीज, ठीक है ना. इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार, वॉट एवर आई डिस्कस्ड. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्लीज गो थ्रू दिस माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वंस एंड देन वी विल शेयर द फोटोग्राफ विथ यू एंड देन वी विल प्रोसीड विद द फेमस पिक्चर जो दर्शाएगा आपको कि कौन सा अमाइनो एसिड किस तरह का बॉन्ड रिप्रेजेंट करेगा. दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर. आई विल शो यू दैट. हाँ जी, डेफिनेटली प्रायोन प्रोटीन्स. व्हिच आर प्रायोन प्रोटीन्स? नाउ फर्स्ट प्रायोन प्रोटीन्स, एक सेकंड, कुछ देर बाद फोटो लेना. प्रायोन प्रोटीन्स किसको कहते हैं? दोस प्रोटीन्स whose primary structure is correct, but the tertiary or quaternary structures or conformations are incorrect. They will give rise to the prion proteins. समझ में आ गया? ये कब होता है? प्राइमरी प्रोटीन तो हर किसी के लिए करेक्ट है, लेकिन फोल्डिंग होगा तो टर्शियरी या तो क्वाटरनरी इनकरेक्ट हो सकता है. तो प्रियन प्रोटीन्स आर दोस जहां पे टर्शियरी या क्वाटरनरी प्रोटीन्स आर इनकरेक्ट, इनप्रॉपर फोल्डिंग. तो दैट इज प्रियन प्रोटीन. एमाइलॉइड प्रोटीन भी ऐसा. अब कौन सा प्रियन है, कौन सा एमाइलॉइड है, नॉट रिक्वायर्ड. कौन सा टाइप ऑफ प्रोटीन प्रियन है, कौन सा टाइप ऑफ फोल्डिंग, एबनॉर्मल फोल्डिंग इज एमाइलॉइड, ये जरूरी नहीं है आपको, है ना. लेकिन ये जान लीजिए दिस आर एबनॉर्मल टर्शियरी या क्वाटरनरी प्रोटीन्स. सर आपने प्राइमरी या सेकेंडरी क्यों नहीं कहा? बिकॉज प्राइमरी इज ऑलवेज ओके फॉर एवरीवन, लेकिन सेकेंडरी इज अनस्टेबल, तो मुझे चाहिए नहीं. तो इसीलिए मैंने टर्शियरी और क्वाटरनरी के बारे में लिखा. चाहिए नहीं क्योंकि वो अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स है, तभी तो सेकेंडरी प्रोटीन स्टेबल होगा, नहीं तो नॉर्मल तो सेकेंडरी प्रोटीन स्टेबल नहीं है. इसीलिए आई डिड नॉट राइट दैट. एम आई क्लियर? चलो देख लीजिए इसको. इसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे विद दैट फेमस डिस्कशन. देख लीजिए इसको. हाँ जी, N-2 मतलब क्या? नंबर ऑफ, माने ये अमाइनो एसिड रेसिड्यूज, कितने अमाइनो एसिड रहेंगे. अगर कितने नंबर ऑफ ये तब -2 -1 ऐसे करके এই যেখানে দেখ n আছে একটা, দেখ মাঝখানে একটা n যদি থাকে তার আগে যদি তুমি এটাকে n ধরো তাহলে n+1 n+2 n+3 n-1 n-2 n-3. No, it depends on what kind of polypeptide chain do you consider. ठीक है? इसमें इसको एज्यूम किया है n. इट्स जरूरी नहीं है कि हमेशा वो n होगा. देख लो बेटा. हाँ जी, चैपेरोनिन प्रोटीन सेल साइटोप्लाज्म में रहता है. वो चैपेरोनिन का अगर म्यूटेशन हो गया तो चैपेरोनिन ही गड़बड़ हो गया, तो प्रोटीन फोल्डिंग सही नहीं होगा, इम्प्रॉपर प्रोटीन फोल्डिंग होगा. वही तो डिजीज है, सब में प्रॉब्लम. प्रोटीन फोल्डिंग, हाँ डेफिनेटली हार्मोन में प्रॉब्लम होगा. वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है बेटा. हैव यू सीन दैट मूवी एपोकैलिप्टो? देखा है किसी ने? ভালো সিনেমা তো দেখিস না তোরা, যত কি সব সিনেমাগুলোর নাম ভুলে গেছি, ওই সব দেখিস ওই मोबाइले. एपोकैलिप्टो नहीं देखा? मेल गिब्सन का डायरेक्शन में जबरदस्त मूवी है बाबा, ভালো সিনেমা है. एपोकैलिप्टो लिखे রাখছো, দেখবে আজকে কি. এটা ভালো সিনেমা, খুব ভালো, খুবই ভালো সিনেমা. एपोकैलिप्टो में देयर इज अ ट्राइब, एक ट्राइब के ऊपर ये मूवी है. ब्लू कलर बॉडी में लगा देता है ना, तो हर्ट को उखाड़ लेता है. तो वो जो ट्राइब है, दूसरे ट्राइब में जब लेके जाता था तब देयर वर मेनी पीपल हु वर लाफिंग कंटिन्यूअसली. हैव यू सीन क्राउड लाफिंग? दे आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम कुरु. व्हाई? बिकॉज दे आर हैबिचुअल कैनिबल्स. कुरु किसको होता है? हैबिचुअल कैनिबल्स जो है उसमें से एक ब्रेन स्टेम डिसऑर्डर होता है, दैट इज कॉल्ड कुरु. समझे ना? दे हैबिचुअल कैनिबल्स जो है दे ईट द ह्यूमन ब्रेन.
ह्यूमन ब्रेन भी वो खाता है ना? तो दैट रिजल्ट्स इन दिस डिजीज, प्रोलॉन्ग्ड इनटेक रिजल्ट इन दिस डिजीज। इसीलिए देखोगे हर कोई हंस रहा है, दैट इज कुरु। অ্যাবনর্মাল ব্রেন স্টেম ডিসঅর্ডার है वो। ওই সিনেমাটাতে একমাত্র আছে ওই ডিজিজটার কথা, অ্যাপোক্যালিপ্টো। नो that you have to find it out. Oh, I have already found it. उससे क्या फर्क पड़ेगा? No, they were all suffering from that disease. ठीक है, अच्छा देख लीजिए, इसका फोटो ले ले बेटा, इसको ग्रुप में डाल दे, है ना? इसको लेके कोई दिक्कत किसी को, पेज नंबर 124 जरूर पढ़ना, है ना? जहां पे जीएन रामाचंद्रन का डिस्कशन है माय डियर। जीएन रामाचंद्रन बहुत दिन पूछा नहीं गया माय डियर स्टूडेंट, 2019 के बाद। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि 5 साल हो गया जीएन रामाचंद्रन के ऊपर सवाल नहीं आया, तो जीएन रामाचंद्रन कैन बी अ क्वेश्चन। एंड वन मोर थिंग, अभी तक ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन के ऊपर सवाल नहीं पूछा गया। कोलाजन का नॉर्मल क्वेश्चन क्या है? 3 क्वेश्चन होता है कोलाजन का। एनसीईआरटी में कोलाजन 3 जगह पे 3 स्टेटमेंट लिखा हुआ है। नंबर 1 इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, नंबर 2 मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन विद इन द बॉडी, एंड नंबर 3 इज ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये वो दोनों सब कोई बोलता है, लेकिन ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर बाय जीएन रामाचंद्रन कोई नहीं कहता। और कोलाजन, और एक चीज मैंने आपको बोला जो लिखा नहीं है, कोलाजन इज अ क्वाटरनरी प्रोटीन, लेकिन उसमें जो हेलिक्स होता है वो ट्रिपल हेलिकल फॉर्म। বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ अच्छा ठीक है, हाँ आरो দুটো জিনিস বলতে হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, ইরেজ করে। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये मिल गया आप लोगों को, ग्रुप में डाल दिया आपने? चलो ভালো করে তুলেছিস তো ছবিটা? हाँ मिल गया बेटा। अब हम लोग प्रोसीड करेंगे टू द नेक्स्ट डिस्कशन माय डियर स्टूडेंट्स। को इरेज करते हैं। तुम लोग का एग्जाम है 16th को। सिलेबस क्या है? अच्छा अभी तक मैंने नहीं बताया सिलेबस। अच्छा तुम लोग का सिलेबस क्यों नहीं बताया मैंने? मेरे पास तो है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, और नहीं मेरे पास सिर्फ बायोलॉजी है। मेरे पास आपको सब चाहिए नहीं है? अभी तक ग्रुप में नहीं दिया। बाकी जानते हो तो बायो बता देते हैं। बायो तो पिछले दिन बताया था ना मैंने। हाँ नहीं बताया था? कितना अन्याय किया मैंने। रुक जा, बता देते हैं, अभी बता देते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अब आप भी सुन लीजिए बेटा, रुक जाइए एक सेकेंड, निकाल लेते हैं। नीट अचीवर, हाँ अचीवर प्लस। ये कब का एग्जाम है? अक्टूबर 16th ऑफ अक्टूबर। बढ़िया है। माइनर 3 कुछ भी नहीं। ओके सब कुछ है तो मेरे पास। सॉरी बेटा, तुझे मैं बेकार का भुगता है। फिजिक्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास एंड कॉलिशंस अप टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये है सिलेबस। हाँ इधर तो लिखा हुआ है कॉलिशंस अप टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग। ये तो बचपन से हो रहा है। लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चुन्नू मुन्नू है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म एनिमल्स फ्रॉम स्पेशलाइज्ड कैटेगरी कॉकरोच, फ्रॉग एंड बायोमोलिक्यूल्स। चलो देखिए एक्सेप्ट फुल है। आज कब की बार है? आज के थर्सडे। एग्जाम कब है? 16 तारीख। 16 क्लास कब पाচ্ছিস তোরা? 14-15 14 দেখছি। चलो कर देंगे, डोंट वरी। बायोमोलिक्यूल्स लिखा हुआ है। बायोमोलिक्यूल एक्चुअली थोड़ा बड़ा है ना, लेंदी। कल तो फ्राइडे है। हाँ तो कल हम लोगों का बायोमोलिक्यूल हो जाएगा। चलो
शुरू करें। तो मैंने बताया कि वो स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। ये जो स्ट्रक्चर है इट्स अ फोल्डेड फॉर्म ऑफ द प्रोटीन। किस तरह से फोल्ड हो रहा है जरा देखिए। सबसे पहली बात तो ये है, डाइसल्फाइड लिंकेज। तो सिस्टीन एंड सिस्टीन हो गया। नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, serine with what is this? Glutamine. This is glutamine. That is serine. हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, अब जरा देखिए, अमाइनो ग्रुप, तो मैंने इसको NH3+ लिखा, ठीक है, लाइसिन। दिस इज लाइसिन, बेसिक अमाइनो एसिड। इसके साथ एक एसिडिक अमाइनो एसिड के बारे में बात करें, एस्पर्टिक ग्लूटामिक एसिड लेते हैं, O- डबल बॉन्डेड O, समझ में आया। एस्पर्टेटाइन, सॉरी ग्लूटामेटाइन, दिस इंटरैक्शन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, है ना। अब जरा देखिए वैन डेर वाल्स इंटरैक्शन किसके बीच में होगा, वेलिन, दिस इज ल्यूसिन, दिस इज ल्यूसिन। तो अब ये ल्यूसिन हो गया, दिस इज वेलिन हो गया। अब वेलिन और ल्यूसिन के बीच में देखो कॉम्प्लेक्स आर ग्रुप है, तो इसके बीच में वैन डेर वाल्स इंटरैक्शन और हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, सो दिस गिव्स राइज टू हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन और वैन डेर वाल्स इंटरैक्शन। ये केवल एक ही किताब में है दुनिया का, और यही क्वेश्चन उसी किताब से ही हर जगह पे कॉपी होता है, और किसी किताब में ये फोटो नहीं है, केवल कैम्बल में है, एक ही किताब में है, ना तो लेनिंगियर में है, किसी किताब में नहीं है, केवल कैम्बल में है। समझ में, ऐसे कुछ यूनिकनेस होते हैं कुछ कुछ किताबों का। एनीवे, तो ये बन गया आपका डाइसल्फाइड लिंकेज, दिस सिस्टीन, दिस इज सिस्टीन एंड दिस इज द डाइसल्फाइड बॉन्ड। और डाइसल्फाइड बॉन्ड का खासियत जो है माय डियर स्टूडेंट्स, आ जाए बेटा, डाइसल्फाइड बॉन्ड का खासियत ये देख ले बेटा जाते जाते, ये दो सिस्टीन मॉलिक्यूल देख, डाइसल्फाइड लिंकेज, ये देख एक सेरीन OH हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड विद एन एमाइड अमाइनो एसिड, है ना, ग्लूटामीन, तो दोनों के बीच में देख हाइड्रोजन बॉन्ड। देन यू सी, ये देख लाइसिन माने कि बेसिक अमाइनो एसिड, उसमें NH3+ मैंने लगाया, और उसके साथ साथ देखो दिस वन इज व्हाट, दिस इज ग्लूटामिक एसिड, बट ग्लूटामेट आयन, ग्लूटामेट आयन, है ना। तो ग्लूटामेट में क्या है, O- आएगा, डबल बॉन्डेड O, सो ग्लूटा आयोनिक फॉर्म, तो इसके बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एंड देन यू सी दिस इज द कॉम्प्लेक्स आर ग्रुप दैट इज वेलिन, और ये बन गया कॉम्प्लेक्स आर ग्रुप दैट इज ल्यूसिन, तो दोनों के बीच में हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन और वैन डेर वाल्स इंटरैक्शन। तो दीस आर द 4 ब्राइट बॉन्ड्स दैट कैन हेल्प इन प्रोटीन फोल्डिंग। अब वॉल्यूम 2 पेज नंबर 211 खोलिए, वॉल्यूम 2 पेज नंबर 211 खोलिए, जहां पे इंसुलिन का डिस्कशन है माय डियर, उसमें आपको मिलेगा इंसुलिन। देखिए इसके बारे में अभी बात करेंगे हम लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम है, एग्जाम में ये 16 तारीख का एग्जाम में पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, मैं ही बोल देता हूं, लेकिन अभी इसको करोगे तो इजी होगा आपके लिए। जरा देखिए वॉल्यूम 2 है आप लोगों के पास, किसी के पास है ना, इंसुलिन खोल, पुराना किताब है या नया, नया है तो खोल 180, खोल 180 में है, नया किताब में 180 खोल, हाँ, नो सर, 180 तो नहीं, পুরনো কিতাব না নতুন কিতাব দেখি,
ना 180 तो अच्छा ठीक है, खोलो 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 182 खोलो তাহলে 182 তে আছে নাকি? हाँ 182 सॉरी, ठीक है ना। तो और उसमें है 211, 211 में है, निकाल लिया आप लोगों ने? जरा देखिए, तेरे पास है, तेरे पास है, और एक किताब निकाल उसको दे, ऐ तो ये छविटा देख 211 खोल ले उसमें 211, तू इधर आ जा, एक बार आ जा, इधर आ जा, देख ले, हाँ वो फोटो को देख एक बार हर कोई, ये जो फोटो है तो ये तो पता है वो फोटो, हाँ हाँ, तो ये जो इंसुलिन है बेटा, इंसुलिन कभी मैच्योर स्टेट में बॉडी में इनिशियली नहीं बनता इंसुलिन। अच्छा 2022 का एक जबरदस्त क्वेश्चन है नीट का, 2022 में एकदम मास्टर स्ट्रोक क्वेश्चन, मजा आ गया था 2022 में वो क्वेश्चन, कट ऑफ कितना कम गया था 2022 में, 705 मिनट, तो अविलास को 626 रैंक था। तो एनीवे 2022 में ये क्वेश्चन आया था, उसके बाद पूछा नहीं गया इंसुलिन के ऊपर। तो देख इंसुलिन, इंसुलिन का जो सिंथेसिस होगा बेटा वो नॉर्मली मैच्योर फॉर्म में नहीं होता, क्लियर? अब उसको मैच्योर होना पड़ता है। तो इंसुलिन इनिशियली जो बनता है, एक्चुअली उधर लिखा नहीं है, द इनिशियल फॉर्म ऑफ इंसुलिन इज प्री प्रो इंसुलिन, जिसमें तीनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, दैट इज ए चेन, बी चेन, सी चेन, तीनों चेन्स है। ए चेन में 21 अमाइनो एसिड से बना हुआ चेन होता है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। बी चेन 30 अमाइनो एसिड से बना हुआ क्वेश्चन है। सी चेन का नंबर ऑफ अमाइनो एसिड नॉट रिक्वायर्ड। एम आई क्लियर? अब जरा देखिए, प्री प्रो इंसुलिन से पहले प्रो इंसुलिन बनेगा, और प्रो इंसुलिन का फोटोग्राफ आपके सामने है, वो जो फोटोग्राफ ऊपर वाला है दैट इज द फोटोग्राफ ऑफ प्रो इंसुलिन, जहां पे ऐसे फोल्डिंग हो रहा है ना। और देखिए डाइसल्फाइड लिंकेजेस कितने सारे हैं, ठीक है ना। सो दोस आर द डाइसल्फाइड लिंकेजेस दैट इज फॉर्म। तो इसके बीच में भी डाइसल्फाइड लिंकेजेस होंगे, इसके बीच में भी डाइसल्फाइड लिंकेजेस होंगे, इधर भी डाइसल्फाइड लिंकेजेस होंगे, है ना। तो दीज आर द डाइसल्फाइड लिंकेजेस दैट यू फाइंड देयर। तो इंसुलिन डाइसल्फाइड लिंकेज का क्लासिकल फॉर्मेशन अगर आपको मिलेगा तो वो इंसुलिन ही है, समझे? अच्छा हाँ, बाय द बाय इंसुलिन इज अ क्वाटरनरी प्रोटीन, इंसुलिन किंतु क्वाटरनरी प्रोटीन मने रखबे। एंड दिस वन मैच्योर्स टू गिव यू द मैच्योर, अच्छा सी चेन भी है इधर। अब मैच्योर इंसुलिन जो है, मैच्योर इंसुलिन में ए एंड बी चेन्स प्रेजेंट, सी चेन सेपरेट्स आउट। तो मैच्योर इंसुलिन में सी चेन रहता ही नहीं है, समझे ना। तो आर्टिफिशियल सिंथेसिस अगर करेंगे जो एली लिली कंपनी ने किया था, तो दैट विल बी डायरेक्टली मैच्योर इंसुलिन। तब ए और बी चेन ही बनाएंगे, सी चेन बनाएंगे, क्या मतलब है? बिकॉज आर्टिफिशियली हम लोग सिंथेसिस, वही क्वेश्चन था 2022 का। तो एनीवे इसका डाइसल्फाइड लिंकेजेस वाला फोटोग्राफ जरूर याद रखिएगा। एम आई क्लियर? दैट इज इंसुलिन। हाँ जी, क्वेश्चन 2022 नीट का है, 2022 नीट बायोटेक्नोलॉजी खोलना पे मिल जाएगा तुझे। रिपीट द क्वेश्चन अवर की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, यही क्वेश्चन था, ठीक है? हो गया, कोई दिक्कत किसी को? ठीक तो मने থাকবে तो ओई उम्मे याद रहेगा तुझे? ए भाग्य लक्ष्मी, हो गया। तो ये बन गया आपका। आई एम नॉट गोइंग विद द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, अभी जरूरी नहीं है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बाद में हम करवा देंगे। तो प्रोटीन्स का ये जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा, प्रोटीन्स के बारे में जो भी चर्चा था आपके एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के दायरे में जो भी था, सिर्फ एक चीज बता देते हैं बेटा, जब प्रोटीन्स के क्लासिफिकेशन होंगे, एक जिनिस बोले दी ना बोले जाओ ना, प्रोटीन का जब क्लासिफिकेशन होंगे माय डियर, नंबर ये जो है, एक तरफ है सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन, नंबर 2 कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, नंबर 3 डिराइव्ड प्रोटीन, समझे ना। दीज आर दी 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन में एल्बुमिन, ये तो पता है आप लोगों को नाम, ग्लोब्यूलिन, प्रोटामिन, प्रोलामिन्स, स्क्लेरोप्रोटीन्स एटसेट्रा, ये सब क्या है उसके बारे में अभी जरूरी नहीं है, सिर्फ नाम मैंने बताया, जिसमें आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये और ये हो सकता। अच्छा हिस्टोन, ना हिस्टोन इधर नहीं आएगा, सॉरी, ना हिस्टोन आएगा, सॉरी, हिस्टोन्स है ना बेटा। तो दीज आर दी सिंपल प्रोटीन्स। तो हिस्टोन तो आपके सिलेबस में है, आपको पता ही है, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और हिस्टोन, ये 3 पढ़ोगे, बहुत है। हिस्टोन सिंपल प्रोटीन में रखो। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन,
ফসফোপ্রোটিন আর দরকার নেই। तो न्यूक्लियोप्रोटीन कौन होगा बेटा? हिस्टोन विद डीएनए, न्यूक्लियोसोम मॉडल, डीएनए विद हिस्टोन, दैट इज न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। समझे? नेक्स्ट, क्रोमोप्रोटीन कलर देगा जो प्रोटीन, जैसे कि हीमोग्लोबिन कलर देगा, जैसे कि मेटालोप्रोटीन, प्रोटीन के अंदर मेटल है, हीमोग्लोबिन हो सकता है, दैट कैन ऑल्सो बी दिस थिंग योर, अरे ওটা কে বল, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, कॉपर থাকে। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, पेज नंबर 233 में है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब देखोगे बेटा, तो उसमें क्या है, उसमें देखो तुम्हारा ये क्या नाम है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, BCAA3 है ना, CBAA3 है ना, प्रथम साइटोक्रोम C, তারপর B, তারপর A, তারপর A3, এই সিকোয়েন্সে আসে। তো কিরে सुना है तो नाम? हाँ, फॉस्फोप्रोटीन एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा। फॉस्फोप्रोटीन इज केजीन। केजीन सुना है? मिल्क प्रोटीन जो है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, এটা লিখে দিচ্ছি, মেটালোপ্রোটিন, হিমোগ্লোবিন একটা, আর একটা CYT অক্সিডেজ, इसमें कॉपर है, कॉपर कंटेनिंग Cu2+ रहता है, এটা ওখানে লেখা নেই कॉपर कंटेनिंग का, মানে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেন में लिखा नहीं है। 233 वो नहीं है, 233 वॉल्यूम 1 पुरानो बोईते, उसमें है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ना बेटा, वो बड़ा जबरदस्त है डिस्कशन, उसमें आपको मिलेगा पेजिस। हाँ, उस पिक्चर में देखो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के बारे में चर्चा है ना, CBAA3 পুরনো বই কি তোর? 233 233 আছে, পড়েছিস তো ওটা ভালো করে? পড়েছিস তো ওটা ভালো করে? अच्छा, डिराइव प्रोटीन कौन सा है? द प्रोटीन्स विच आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डाइजेशन। तो डाइजेशन में जो प्रोटीन बनता है बेटा, प्रोटियोजेस, पेप्टॉन्स, ओगुलो, डाइपेप्टाइड्स, पेज नंबर 263। 263 में है बेटा, दाहिना तरफ जो रिएक्शंस है, प्रोटियोजेस, पेप्टॉन्स, डाइपेप्टाइड्स, है ना। डिराइव प्रोटीन्स, प्रोटियोजेस, पेप्टॉन्स, डाइपेप्टाइड्स, है ना, एटसेट्रा। These are produced as a result of breakdown of proteins, है ना, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स के प्रोडक्ट है ये। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है ना। तो ये प्रोटीन का क्लासिफिकेशन है। আরেকটা প্রোটিনের নাম হলো ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন। ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন হচ্ছে द प्रोटीन्स जहां पे ऑल द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट। उसका एग्जांपल है केजीन, मिल्क प्रोटीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन। इसीलिए डाइट में मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझे। दूध खास, दूध ना खेले হবে না ভালো ছেলে, গান আছে। চা খায়, চায়ের সাথে টা খাস না তো, মানে বিস্কুট খাস না তো, শুধু চা খাস তো? কি হলো ভাগ্যলক্ষ্মী, তুমি চা খাও? তুই কি খাস? কফি, সিরিয়াল? বাহ, কেলগস হয়েছে। সহজ দুধ রুটি খাবে না, কেলগস। ঠিক আছে, বকা तो এখন মা দিচ্ছে, পরে আর কেউ খেতেও দেবে না, বকবেও না, चिंता नहीं। ठीक है ना, ये हो गया। अब चलो नेक्स्ट डिस्कशन आएगा अपना ऑनलाइन स्टूडेंट्स। इसको लेके कोई दिक्कत किसी को? आई कार्ड लगाना ही भूल गया। हाँ बोलो, इसको लेके किसी के मन में कोई भी दुविधा माय डियर स्टूडेंट्स? बताइए बताइए। डन हो गया, शुरू करें। चलो अब हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग लिपिड्स। प्रोटीन के बाद जो डिस्कशन आएगा दैट इज लिपिड्स। लिपिड्स का डिस्कशन एनसीईआरटी में बहुत छोटा जगह पे है, पेज नंबर 144 में वो डिस्कशन है, एक पैराग्राफ में ही डिस्कशन है, लेकिन कुछ चीजें हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा जो कि इंपॉर्टेंट है माय डियर। नंबर 1, तो लिपिड्स क्या है, इसका डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे पहले। लिपिड्स, दीज आर एक्चुअल डेफिनेशन, द एस्टर्स ऑफ, पता है आप लोगों को, केमिस्ट्री क्वेश्चन तो, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल और एनी अदर, আর গলা দিয়ে বের হচ্ছে না, সে তো বটেই, তো আমি লিখিয়েছিলাম সেটা দেখে দেখে বলছিস, মনে তো নেই তোর না, নিজের নাম মনে আছে? So these are the esters of fatty acids and glycerol or any other higher alcohols. Very important my dear. তাহলে এটা এস্টার, তাহলে সিম্পল লিপিড एग्जांपल देखिए আমরা एनसीईआरटी তে भी लिखा আছে। চলে এসো, सिंपल लिपिड के बारे में चर्चा करें हम लोग। 3 molecules of acetic acid, 3 molecules of acetic acid my dear students, and 1 molecule of glycerol, ताई ना, ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन एनसीईआरटी लाइन, पता है ना आप लोगों को my dear students? एटाई तो। So there is removal of 1 molecule of पानी, है ना,
तो देयर इज रिमूवल ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाएगा। एक्चुअली এটা বডিতে, इन द बॉडी OH कैन बी लॉस्ट फ्रॉम द अल्कोहल, लेकिन केमिस्ट्री में आप अगर देखोगे तो OH इज लॉस्ट फ्रॉम द एसिड। केमिस्ट्री में अगर देखोगे देन OH इज लॉस्ट फ्रॉम द एसिड, बट बॉडी में अल्कोहल से भी OH रिमूव हो सकता है। इसीलिए मैंने अल्कोहल का OH को रिमूव करा, और मैंने ये बता दिया आपको कि केमिस्ट्री में अल्कोहल इज रिमूव फ्रॉम द एसिड, बट OH इज रिमूव फ्रॉम द एसिड। एम आई क्लियर? लेकिन बॉडी में वो अल्कोहल से भी रिमूव हो सकता है। एम आई क्लियर? अब ध्यान से देखिए, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी हैज बीन रिमूव्ड, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गया, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गया, एंड व्हाट यू गेट माय डियर स्टूडेंट्स, वी गेट दिस वन CH3, C डबल बॉन्डेड O, O के साथ CH2, है ना बेटा? अगेन CH3, C डबल बॉन्डेड O, O के साथ CH, एंड दोनों में बॉन्ड, अगेन CH3, C डबल बॉन्डेड O, O के साथ CH2 डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, है ना? तो ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस गिव्स राइज टू ट्राइग्लिसराइड। यही स्ट्रक्चर है ट्राइग्लिसराइड का जो 145 में है फोटोग्राफ में। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइग्लिसराइड माय डियर स्टूडेंट्स। इसको कैसे आप समझोगे कि इट इज एन एस्टर? देखिए, अगर इसको R कंसीडर करें आप, और इस टोटल चीज जो है इसमें, इसको अगर आप R प्राइम कंसीडर करें तो R C डबल बॉन्डेड O, O R प्राइम, है ना? सो इट्स एन एस्टर। एम आई क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? किसी के मन में कोई भी दुविधा? এটাই তো एस्टर কি রে, তাই তো? RC डबल बॉन्डेड O R प्राइम इज एस्टर, तो वही दिखा आपको। क्लियर है ना? शानदार। तो अच्छा, ये बन गया। अब लिपिड का जो क्लासिफिकेशन बनता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो लिपिड का क्लासिफिकेशन क्या होगा? टाइप्स के बारे में बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। क्या है? नंबर 1 सिंपल लिपिड। एनसीईआरटी তে একটা গন্ডগোলের কথা লেখা আছে, गड़बड़ लिखा हुआ है, दैट इज ग्लिसरॉल इज अ सिंपल लिपिड, पेज नंबर 144। ग्लिसरॉल इज अ सिंपल लिपिड लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। अरे पीला कलर के नीचे ग्लिसरॉल इज अ सिंपल लिपिड के बारे में चर्चा है एनसीईआरटी में। वो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे अगर वो लाइन कॉपी पेस्ट होता है नीट में, लेकिन ग्लिसरॉल इज एन अल्कोहल, इट्स नॉट अ लिपिड। খুঁজে পাচ্ছেন না, খুঁজে পাচ্ছেন না, আমার একটু বীজ দিয়ে খেয়ে মরে যাই। বাংলায় বললাম, বল দেখি বীজ দিয়ে খেয়ে মরে যাই মানে কি? বুঝলি কি বললাম? খুঁজে পেয়েছিস? 14 পুরুষে ভাগ্য বলো আমার। तो ग्लिसरॉल इज अ सिंपल लिपिड लिखा हुआ है ना, तो ग्लिसरॉल अगर सिंपल लिपिड लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, ये सही नहीं है, ये गलत है। ग्लिसरॉल इज एन अल्कोहल, बट एनसीईआरटी में वो है, अगर वो लाइन कॉपी पेस्ट होता है तो वही सुनना चाहता है तो उसको मार्क कर देना, है ना बेटा? लेकिन न्यू एनसीईआरटी में भी चेंज नहीं किया। सिंपल लिपिड में चलो फॉर द सेक ऑफ एनसीईआरटी मैंने लिखा, इसको स्टार लगा दिया। नंबर 2 ट्राइग्लिसराइड, जिसका पिक्चर मैंने डाला, समझे ना? These are simple lipids। तीसरा और एक है वैक्स, ये भी सिंपल लिपिड है माय डियर स्टूडेंट्स, समझे? ऑन द अदर हैंड सिंपल लिपिड के बाद क्या है? कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स का 2 टाइप होता है, विथ फॉस्फेट, तो इसको हम लोग फॉस्फोलिपिड कहते हैं। फॉस्फोलिपिड के बारे में आपको पता है। नंबर 2 विदाउट फॉस्फेट, -PO4 3- माने नॉन फॉस्फोरिलेटेड लिपिड, phosphorylated lipid। तो one is phospholipid, the other one is non-phosphorylated lipid। phospholipid तो पता ही है आपको, सेल मेम्ब्रेन में रहता है, एंड 145 का फोटोग्राफ है, देखो लेसिथिन इज अ सिंपल फॉस्फोलिपिड। इसका एग्जांपल लेसिथिन, स्ट्रक्चर देख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉन फॉस्फोरिलेटेड लिपिड का एग्जांपल जो आएगा माय डियर, दैट इज माइलिन शीथ। नॉन फॉस्फोलिपिड का जो एग्जांपल रहेगा दैट इज, एम आई क्लियर बेटा? कोई दिक्कत किसी के मन में? बुझदबल्ली? तो ये एग्जांपल याद रखिएगा। एंड सिंपल लिपिड एंड डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड कौन होगा बेटा? डिराइव्ड लिपिड्स आर नथिंग बट स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स का कौन एग्जांपल एनसीईआरटी में है? एग्जांपल कोलेस्टेरॉल, और उसका फोटोग्राफ एनसीईआरटी में है, आपको दिख रहा है। और मोस्ट पिक्यूलियर फोटोग्राफ जरा देखिए ध्यान से, उसमें क्या मिलेगा आपको? 3 हेक्सागोनल रिंग मिलेगा आपको, 3 हेक्सागोनल रिंग मिलेगा और 1 पेंटागन मिलेगा। अरे क्या हो गया, सॉरी। 3 हेक्सागोनल रिंग मिलेगा आपको,
खराब हो गया। फिर तो देख तो, हाँ दिमाग मेरा कभी कभी ये हो जाता है। एनीवे ये है ना, ये जो स्ट्रक्चर इसमें OH है देखो, है ना, सब्स्टिट्यूशन है। सपोज इज आर ग्रुप, दिस कोलेस्ट्रॉल। समझ में आया? ये जो फोटोग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ है। हाँ ये वाला बहुत, इधर डबल बॉन्ड है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ है माय डियर स्टूडेंट्स। दिस इज कोलेस्ट्रॉल, एंड ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसको हम लोग स्टेरॉइड कहते हैं। तो ये जो रिंग है, मैंने ये पिक्यूलियर रिंग बनाया, ये रिंग इज कॉल्ड CPP रिंग। क्या नाम है इसका? CPP रिंग, या तो हम लोग कहते हैं C17 रिंग। 17 कार्बन का रिंग है ये, बड़ा जबरदस्त डिस्कशन है ये। जब तक ये रिंग नहीं रहेगा तब तक एक मॉलिक्यूल को आप स्टेरॉइड नहीं कह सकते। जब तक ये रिंग नहीं रहेगा तब तक एक मॉलिक्यूल को आप स्टेरॉइड नहीं कह सकते हैं बेटा। Am I clear? Any doubts to anyone? So this ring must be present. क्या जी? नहीं, ये रिंग, आई एम टॉकिंग ऑफ द रिंग, ये ऐड हो गया, ये हो गया तो कोलेस्ट्रॉल बन गया। बेसिक रिंग जो है, दैट रिंग इज CPP। फुल फॉर्म सुनना है? फुल फॉर्म लिख दे। आप बोले इसीलिए लिख रहे हैं, साइक्लो पेंटानो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन। याद रखिएगा। मजाक का भी एक हद होता है। बोल आरिश, देखो पूछ लिया तो हम क्या करें, मैं मजबूर था। करेक्ट करेक्ट। পরপর থাকার অ্যারেঞ্জমেন্টটা কিন্তু ওটা না, তুই যেটা বললি একদম লিনিয়ার নয়। উপরে অ্যানথ্রাসিন, লিনিয়ার হলে অ্যানথ্রাসিন। ওপেন চেন ট্রাইহাইড্রিক অ্যালকোহল গ্লিসারল, ক্লোজ চেন ট্রাইহাইড্রিক অ্যালকোহল বল। ট্রাইহাইড্রিক, এটা যদি হয় এটা কি হবে? इसका नाम क्या है? What is this? লিখেছিলাম ভুলে গেছি। এই তো সবই ভুলে যাবি তুই। पायरोगैलॉल, दैट इज पायरोगैलॉल। पायरोगैलॉल पता है? अरे अल्कालाइन पायरोगैलॉल पे ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन होता है ना। क्या हुआ? है ना, फिनॉल खोलोगे, फिनॉल में है ये स्ट्रक्चर, क्या बात कर रहे हो? और 2 लगा दोगे तो रिसोर्सिनॉल हो गया। और ऑर्थो एंड मेटा में लगाओगे तो कैटिकॉल हो गया। तो तीनों है ना, कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल एंड पायरोगैलॉल, ये 3 पढ़ना पड़ता है। देयर इज अ, हाँ वो तो एनसीईआरटी में भी है। अच्छा एक छोटा सा चीज पढ़ा दे। कितना टाइम है? 5 मिनट्स। ह्यूज, 300 सेकेंड्स। हाँ, लिपिड तो फैटी एसिड से बनेगा। लिपिड तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से बनता है और हायर अल्कोहल से बनता है। तो फैटी एसिड का तो एक क्लासिफिकेशन है, एनसीईआरटी में लिखा है ना, पामिटिक एसिड 16 कार्बन, क्या लिखा है ना। तो फैटी एसिड का एक क्लासिफिकेशन होता है बेटा, जिसमें नंबर 1 इवन चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें वो पामिटिक एसिड आता है ना। और क्या आता है बेटा भाग्योलक्ष्मी? ऑड चेन सैचुरेटेड। आज तो मैं पढ़ाया नहीं, केवल दो ही बोर्ड वर्क बना। और तीसरा इवन चेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, है ना। यही तो है। फैटी एसिड का 3 टाइप्स होता है बेटा। इसको कर देते हैं जरा, इसी को क्लोज करेंगे, कल बाकी कराएंगे। 2 कार्बन हो गया तो क्या कहते हैं? इथानोइक एसिड कहते हैं ना, इथानोइक एसिड कहते हैं तो हम लोग। 4 कार्बन होगा तो ब्यूटानोइक एसिड कहते हैं तो हम लोग, अच्छी बात है। 6 कार्बन होगा तो हेक्सानोइक एसिड नहीं कहेंगे, अभी लिखेंगे कैप्रोइक एसिड। 8 कार्बन कैप्राइलिक एसिड,
मॉड्यूल में क्वेश्चन है। 10 कार्बन कैप्रिक एसिड, 12 कार्बन लाउरिक एसिड, LAURIC लाउरिक एसिड, 14 कार्बन माइरिस्टिक एसिड, 16 कार्बन अभी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पामिटिक एसिड, सुना है नाम तो। 18 कार्बन स्टीयरिक एसिड, सुना है नाम। स्टीयरिक एसिड तो सुनते हो शायद, सोडियम स्टीयरेट पढ़ते हो ना उसमें सोप में। 20 कार्बन एराकिडिक, एराकिडोनिक नहीं, एराकिडिक एसिड। बोल रहा हूं बुझ ले। These are the common name of the different even chain saturated, माने विदाउट डबल बॉन्ड्स। सैचुरेटेड तो सिंगल बॉन्ड है केवल, समझे। These are the, अब इसमें से आपके लिए पामिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, एराकिडिक एसिड कंपल्सरीली याद रखना पड़ेगा। इसको आप याद रख भी सकते हो, भूल भी सकते हो। पामिटिक एसिड तो है ही एनसीईआरटी में। क्या एराकिडिक तो कॉमन क्वेश्चन है। लोग एराकिडोनिक मार्क करते हैं, लेकिन एराकिडोनिक इज अनसैचुरेटेड। इवन चेन अनसैचुरेटेड में एराकिडोनिक आता है, दिस इज एराकिडिक। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जहां पे एक लेटर चेंज करने से गड़बड़ हो। रेनिन और रेनिन है ना, इलियम और इलियम है ना, ILIUM ILEUM, ILIUM है हिप बोन, ILEUM है इंटेस्टाइन। कॉमन क्वेश्चन है ये सब। हाँ जी, ठंड लग रही है, क्लास हो गया, टेंशन किस बात का। अच्छा अभी कितना मिनट बचा है? 4 मिनट बचा है। कैसी बातें कर रहे हो, 4 मिनट इज ह्यूज। 240 seconds, not a joke. This is called proper utilization of time, जो आप लोग करते नहीं है। आप लोग ऐसे ही टाइम बिता देते हो। आप मुझे ऑब्जर्व करो, मैं क्लास में आया, चालू करा पढ़ाना, देखो कंटिन्यूअसली मैं कुछ ना कुछ पढ़ाते जा रहा हूं और आपको इन्वॉल्व करते जा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आप वेवर्ड चले गए, मैं कोशिश तो इतना ही करता हूं। हाँ जी, जिंजली ऑयल, अगेन जिंजली ऑयल जो लिपिड से बना होता है, दोस्त सैचुरेटेड लिपिड्स बेटा। जिंजली ऑयल जो है ना वो सैचुरेटेड लिपिड है। जैसे कि देखिए, जितने भी ये बिरयानी खाने में इतना मजा लगता है, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन रखने के बाद जो ऑयल एकदम हार्ड हो जाता है, आई मीन टू से सॉलिडिफाई कर जाता है, वो सब सैचुरेटेड लिपिड है, सैचुरेटेड फैट है, नहीं खाना चाहिए, समझे। बिरयानी में ये बहुत ज्यादा होता है। अगर आप बिरयानी खाओगे, बिरयानी रख दोगे, अगले दिन आप खा के देखो, अगले दिन आप ट्राई करो, देखोगे पूरा चावल के साथ साथ वो सैचुरेटेड फैट लग गया है, ऐसा हार्डन होता है, हो जाता है। कभी नहीं खाना चाहिए। सैचुरेटेड फैट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, बट अनसैचुरेटेड फैट, उसमें से तो अभी बताएंगे आपको। 3 मिनट है, 2 मिनट है, तो बताएंगे नहीं, छोड़ दो, कल बताएंगे। तो ये जब पढ़ाएंगे ना, ये इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये है इंपॉर्टेंट, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, और मॉड्यूल में भी वो क्वेश्चन है। ठीक है, एक काम करना बेटा, लिपिड तक, क्योंकि हो गया, लिपिड लगभग हो गया, तो लिपिड तक आप एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लेना बेटा। आज ही कोशिश करो क्वेश्चन लगाना, है ना, मॉड्यूल का। अगर कोशिश करोगे तो कल 15 मिनट डिस्कशन भी कर देंगे वो क्वेश्चंस का, है ना, तो थोड़ा एडवांसमेंट हो जाएगा अपना। ठीक है, हाँ जी, वो डबल बॉन्ड है एक्चुअली, इसके किताब में है ना डबल बॉन्ड, किसमें देखा मैंने, हाँ डबल बॉन्ड है, लगा दो डबल बॉन्ड। तेरे बुक में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होगा बेटा उसमें, है ना। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को हम लोग सिंपल लिपिड के, अच्छा ওইটা বললাম না ও মাইলিন শীট বলেছি না। এই যে नॉन फॉस्फोरिलेटेड लिपिड में मैंने माइलिन शीट बोला, माइलिन शीट तो सिलेबस में है। इंसुलेटर कौन होता है? फैट होता है। इंसुलेटर कौन होता है? लिपिड। तो माइलिन शीट इंसुलेटर ना। माइलिन शीट अगर प्रेजेंट होगा तो सॉल्टेटरी कंडक्शन होगा, फास्टर नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन। अगर नॉन माइलेटेड होता है तो ऐसे ऐसे जाता है, स्लोअर हो गया। लेकिन माइलिन शीट लग गया तो जंप फ्रॉम नोड टू नोड, सॉल्टेटरी। ये माइलिन शीट का जो कंपोजिशन है इसको कहते हैं स्फिंगोलिपिड। स्फिंगोलिपिड, बस स्फिंगो, SPHINGO। स्फिंगोमाइलिन भी कोई कोई कहता है, लेकिन स्फिंगोलिपिड। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स इसको देख लेना बेटा, जरूर पढ़ लेना। एंड लेट मी टेल यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग कोशिश करना
कि मॉड्यूल का क्वेश्चंस लगाना है ना। आज अगर मॉड्यूल का क्वेश्चन आप थोड़ा कर लेते हो तो कल भी हम लोग 15 मिनट टाइम लेंगे उसको डिस्कस करने में, है ना। इज इट ओके? चलिए इसका फोटो खींच के डाल दीजिए बेटा, टाइम इज ओवर।